हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। 30 जुलाई 1908 सुबह 7:14 पर रशिया के साइबेरिया में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बॉम्ब से 1000 गुना ताकतवर बम फटने जैसा धमाका होता है। लेकिन एटम बॉम्ब तो 1945 में बना था, तो 1908 में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हो गया? वेल, ये दुनिया की अकेली ऐसी घटना है जिसमें निकोला टेस्ला, एलियंस, ब्लैक होल, गैस एक्सप्लोजन, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और उस जगह पर रहने वाले लोगों के उनकी मान्यताओं के हिसाब से उनकी देवी देवताओं के साथ साथ स्पेस से आने वाले मेटेरॉइड को भी दोषी ठहराया गया है। तो क्या कोई चीज साबित हुई? नहीं। इस घटना के ऊपर जितनी भी थ्योरीज बनाई गई हैं, एक एक करके मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आजकल इस घटना को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है, जो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। चलो शुरू करते हैं। रशिया के साइबेरिया में एक जगह का नाम है टंगुस्का, जो आपने आज से पहले नहीं सुना होगा, मतलब ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। 30 जून 1908 सुबह 7:14 पर धमाके से 15,000 किलोमीटर दूर भूकंप के झटके महसूस हुए। धमाके से 10,000 किलोमीटर दूर बहुत तेज आवाज के साथ आकाश में लोगों ने मशरूम क्लाउड को देखा, जो अक्सर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के वक्त बनता है। धमाके से 8,000 किलोमीटर दूर लोगों ने आकाश में आग लगती हुई और बहरा कर देने वाली तेज आवाज सुनी। धमाके से मात्र 5,000 किलोमीटर की दूरी पर जो शॉकवेव पहुंची, उसने लोगों को हवा में उड़ा दिया। घरों के शीशे टूट गए, सामान बिखर गए, बहुत से लोग बेहोश हो गए। गनीमत इस बात की थी कि जिस जगह पर यह धमाका हुआ वो रिहायशी इलाके से कई हजार किलोमीटर की दूरी पर था और धमाके से 3,000 किलोमीटर की दूरी पर एक बूढ़ा चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा था और इस धमाके से पैदा हुई शॉकवेव ने उसे 15 मीटर हवा में उड़ाकर एक चट्टान पर दे मारा, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और बाद में अपनी चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई। ये सारी डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ टंगुस्का इवेंट पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री में दी गई है और डॉक्यूमेंट्री का लिंक मैं आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। अब आगे सुनिए। अब देखो, यहाँ पर रेडिएशन या आग लगने जैसी घटना नहीं हुई, लेकिन फिर इसे न्यूक्लियर धमाके से मतलब कंपेयर करके क्यों देखा गया और ये क्यों कहा गया कि ये जापान पर गिराए गए बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था? तो जी उसका कारण है ये कि इसका असर यूरोप से लेकर एशिया हर जगह महसूस किया गया था और ये डॉक्यूमेंटेड है। चलो पूरी बात बताता हूँ। इस धमाके ने 2150 स्क्वायर किलोमीटर में जितने भी पेड़ खड़े थे सबको फ्लैट कर दिया था। या तो वो पेड़ पूरी तरह से जमीन पर लेट गए थे या फिर वो बिना पत्तों के, बिना टहनियों के, बिना किसी डाली के सीधे खंबे की तरह खड़े थे। इस धमाके की एक और खास बात थी, इस घटना के कई हफ्तों तक यूरोप और एशिया में रात के समय अंधेरा होना बंद हो गया था। लोग रात में न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे। अब क्योंकि किसी मीटियोर यानी स्पेस से आने वाला वो पत्थर जो धरती की सतह पर जाके टकराएगा, उसके कारण रात को दिन में बदलने वाली घटनाएं नहीं होती। मतलब जब वो टकरा चुका है तो कई हफ्तों बाद आकाश में रोशनी कहाँ से आएगी? इसीलिए सबसे पहले इस मीटियोर वाली थ्योरी को खिड़की से बाहर उठा के फेंक दिया गया और उसके बाद पूरे सम्मान के साथ वापस भी उठाकर लाया गया। ऐसा क्यों हुआ ये मैं आगे बताऊंगा। और मीटियोर वाली थ्योरी को वैज्ञानिकों ने इसलिए भी सम्मान नहीं दिया क्योंकि घटना की जगह पर कोई भी गड्ढा नहीं था। अब अगर कोई पत्थर ताबड़तोड़ रफ्तार में जमीन से टकराएगा तो गड्ढा तो करेगा, और वो भी इतना बड़ा पत्थर जिसने 2000 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल फ्लैट कर दिया हो, तो उसका कम से कम गड्ढा तो मिलना चाहिए। हाँ जी, गड्ढा ही नहीं मिला, जमीन बिल्कुल फ्लैट। लेकिन हमें कैसे पता लगा कि वहाँ पर जमीन फ्लैट है जब वहाँ कोई गया ही नहीं? क्योंकि जनाब टंगुस्का इवेंट के 20 साल बाद मिनरोलॉजिस्ट लियोनार्ड कलक टंगुस्का इवेंट की साइट पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो साइट पर पहुँच गए, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहुँचने की कोशिश करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, सुनो ध्यान से। जब लियोनार्ड टंगुस्का के लिए अपनी यात्रा के मध्य में थे तो रास्ते में जब उन्होंने लोकल से बात करी तो उन्होंने ये कहा कि ये घटना उनके देवी देवताओं के श्राप की वजह से हुई है, क्योंकि आसमान को चीरती हुई बिजली यहाँ पर आकर गिरी थी। आसमान को चीरती हुई बिजली, इशारा समझ रहे हो ना? हाँ, निकोला टेस्ला और उनके द्वारा बनाया गया डेथ रे। अब डेथ रे के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले जरा जनाब की यात्रा पूरी करा लेते हैं। तो जी इनकी यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं रही। अपने साथ ये जो घोड़े लेकर आए थे वो बीमार हो गए और रास्ते में ही मारे गए। जो आदमी ही अपने साथ लेकर आए थे वो भी बीमार पड़ गए, उन्हें इन्फेक्शन हो गया और उनमें से भी कुछ मारे गए। जो खाना ये अपने साथ लेकर चले थे वो बीच रास्ते में ही खत्म हो गया। तो ये जंगल में मिलने वाली चीजों से अपना
अपना गुजारा कर रहे थे। और जब इन्हें ये लगा कि अगर ये वापस नहीं लौटे तो मर जाएंगे, तब इन्होंने ये डिसाइड करा कि ये धमाके के एपी सेंटर पर नहीं जाएंगे, यानी ये एग्जैक्ट लोकेशन से कई हजार किलोमीटर दूर आसपास मौजूद सबूतों को लेकर वापस चले जाते हैं। तो इनके द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों से आखिर क्या पता लगा? कुछ नहीं, हाँ जी, कुछ भी नहीं पता लगा, सिवाय इस चीज के कि धमाके का असर कितना बड़ा था। अब बात करते हैं टेस्ला के डेथ रे की। तो डेथ रे के बारे में जानने से पहले आपको 3-4 लोगों के बारे में पता होना चाहिए, जिनमें से पहले हैं जेपी मॉर्गन। अब ये कौन है? बस अब ये है पैसे वाली पार्टी। वार्डन क्लिफ टावर में टेस्ला जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके खर्चे का पर्चा इन्हीं के सर पे फट रहा था। दूसरी शख्सियत है एडमिरल रॉबर्ट पेरी। अब ये कौन है? तो जी ये अमेरिकी सरकार के कहने पर सारे साजो सामान को लेकर नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे थे, मतलब किसी मिशन पर थे जिसको अमेरिकी सरकार ने डिस्क्लोज नहीं किया है। और तीसरे हैं निकोला टेस्ला, जो कह कुछ रहे थे और कर कुछ रहे थे, जिसका किसी को भी नहीं पता था। अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। 1901 में निकोला टेस्ला जेपी मॉर्गन के पास जाकर कहते हैं, सुनो मॉर्गन भैया, पैसा करेगा ताथैया अगर तुम मेरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे तो। अब भैया पूंजीवादी सोच के धनी जेपी मॉर्गन निकोला टेस्ला से उनके प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल मांगते हैं। जेपी मॉर्गन को टेस्ला बताते हैं कि उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो सिग्नल भेजने वाला जुगाड़ बना लिया है और इसको चलाने के लिए बिजली की सप्लाई देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपनी बिजली का जुगाड़ खुद कर लेगा। बोले तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। अब जेपी मॉर्गन को ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका किसी युद्ध में हिस्सा लेता है तो जंग के हालातों में वो अपने इस एंटीना को सरकार को बेचकर खूब सारा पैसा बना सकते हैं। अब जेपी मॉर्गन ने निकोला टेस्ला से ये कहा कि भैया तुम्हारा ये लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो सिग्नल भेजने वाला एंटीना काम भी कर पाएगा, ये कैसे साबित करोगे? मतलब मुझे कुछ तो ऐसा दिखाओ जिससे मुझे विश्वास हो सके कि अगर मैं पैसा लगाऊं तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं। अब निकोला टेस्ला कहते हैं, मॉर्गन बाबू मत घबरा, तू चिंता ना कर, नाम पे ट्रस्ट कर, टेस्ला हूँ मैं। ये कुछ ज्यादा हो गया। मतलब निकोला टेस्ला मॉर्गन को विश्वास दिलाते हैं कि चिंता मत करो, मैं ये काम कर लूंगा। और मॉर्गन उन पे विश्वास करके पैसे की सप्लाई चालू कर देते हैं। वार्डन क्लिफ में टावर बनना शुरू होता है, लेकिन 1904 आते आते जेपी मॉर्गन का धैर्य जवाब दे देता है। वो निकोला टेस्ला से कहते हैं, देखो भैया या तो कुछ करके दिखाओ, नहीं तो मैं ये सारा तामझाम बेचकर अपने पैसे वसूल करने के रास्ते पर चल पड़ूंगा। अब यहाँ एंट्री होती है एडमिरल रॉबर्ट पेरी की। अमेरिकी सरकार रॉबर्ट पेरी को नॉर्थ पोल भेजना चाहती थी, लेकिन नॉर्थ पोल की समस्या ये थी कि वहाँ पर नेविगेट करना आसान नहीं था, क्योंकि इतनी दूर कम्युनिकेशन का कोई भी साधन नहीं था। मान लो कोई दुर्घटना हो जाए और मदद बुलानी पड़ जाए तो वो कैसे बुलाएं? अब निकोला टेस्ला रॉबर्ट पेरी से जाकर मिलते हैं और उन्हें अपने द्वारा बनाया गया एक रेडियो रिसीवर अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस समय पर टेस्ला के द्वारा बनाया गया वो रेडियो सिग्नल रिसीवर इकलौती ऐसी मशीन थी जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन कर सकता था। अब इस एक तीर से दो निशाने लग गए। यहाँ से जेपी मॉर्गन को भी ये बात पता लग जाएगी कि टेस्ला के द्वारा बनाए गए जुगाड़ में दम है, और दूसरा एडमिरल रॉबर्ट पेरी की भी समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल 1906 में जेपी मॉर्गन ने पूरी तरह से पैसे की सप्लाई बंद कर दी। वार्डन क्लिफ टावर का काम रुक गया। अब निकोला टेस्ला अलग अलग इन्वेस्टर्स के चक्कर लगाने लगे ताकि वो निकोला टेस्ला के प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं और वो पूरा हो सके। अब समय आ चुका था 1908 का। निकोला टेस्ला ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि रॉबर्ट पेरी नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर रॉबर्ट पेरी के इस एक्सपेडिशन यानी खोजी अभियान पर है। तो अब अगर उन्होंने वायरलेस एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई एक्सपेरिमेंट दुनिया को करके दिखा दिया जिसके गवाह रॉबर्ट पेरी बन जाएं, तो उन्हें उनके प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग दोबारा मिलनी शुरू हो जाएगी। अब निकोला टेस्ला ने रॉबर्ट पेरी से कहा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ और तुम्हें सिग्नल भेजूंगा। रॉबर्ट पेरी ने पूछा, पर मुझे सिग्नल का पता कैसे चलेगा? निकोला टेस्ला ने कहा, चिंता मत करो, जब मैं सिग्नल भेजूंगा तो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। और निकोला टेस्ला ने अपनी मशीन चालू करके वार्डन क्लिफ टावर से एक बहुत जबरदस्त एनर्जी का बोल्ट नॉर्थ पोल की तरफ भेजा, लेकिन वो नॉर्थ पोल नहीं पहुंचा, वो कहीं और जाकर गिर गया। और अब आप समझ गए होंगे कि वो कहां जाकर गिरा था। क्या इस बात को किसी ने एक्सेप्ट किया कि टंगुस्का में जो भी हुआ वो निकोला टेस्ला के डेथ रे की वजह से हुआ था? वेल, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्योंकि इतिहास के टाइमलाइन पर ये घटनाएं बिल्कुल सटीक बैठती हैं, इसीलिए ये भी एक थ्योरी दी गई है। ये भी एक थ्योरी मतलब क्या हुआ इस बात का? क्या कोई और भी थ्योरीज हैं? हाँ जी बिल्कुल, अभी तो एलियंस भी आएंगे, ब्लैक होल भी आएगा, सब आएंगे। सुनो आगे। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, जेपी मॉर्गन ने निकोला टेस्ला की फंडिंग इसलिए भी रोकी थी क्योंकि जेपी मॉर्गन ने कॉपर माइंस में जबरदस्त पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। जैसे ही जेपी मॉर्गन को ये बात पता लगी कि निकोला टेस्ला अगर अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गए तो दुनिया को फ्री में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो लोग तार नहीं खरीदेंगे, बिजली के तार, कॉपर वायर, और अगर कॉपर वायर नहीं बिकेगी तो कॉपर माइन में लगाए
लगाए गए उनके अरबों खरबों डॉलर डूब जाएंगे। इसीलिए छोटा नुकसान करके जेपी मॉर्गन ने अपने बड़े नुकसान को बचाया। लेकिन हमें ये कैसे पता लगा कि निकोला टेस्ला ने डेथ रे नाम का कोई हथियार बनाया भी था? मतलब कोई सबूत है क्या इस बात का? वेल, अगर आपको निकोला टेस्ला के द्वारा कहे गए शब्दों पर भरोसा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, हमारे पास सबूत मौजूद है। सुनो ध्यान से। इस घटना के कई साल बाद 1924 में एक खबर छपती है कि निकोला टेस्ला ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो दुश्मन के जहाजों को, यानी हवाई जहाजों को, हवा में ही मार गिरा सकता है। और 1934 में टेस्ला ने अपनी इस इन्वेंशन को नाम दिया टेलीफोर्स, जो हाई एनर्जी पार्टिकल बीम को हवा में उड़ती हुई किसी भी चीज पर छोड़कर उसे तबाह कर सकती थी। 250 मील की दूरी तक तबाह कर सकती थी। 1935 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए अपने इंटरव्यू में निकोला टेस्ला ने ये बात खुद कही है कि उन्होंने डेथ रे का प्रोटोटाइप बना लिया है, जिसे वेपन में बदलने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत है। लेकिन अमेरिकी सरकार ने ऐसा अड़ंगा अटकाया कि किसी ने भी निकोला टेस्ला के प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से मना कर दिया। और 1943 में निकोला टेस्ला इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उनकी रिसर्च और पर्सनल सामान को FBI ने सीज कर लिया। यहाँ तक कि उनके परिवार को भी उनका सामान नहीं दिया गया। अब चलते हैं टंगुस्का से जुड़ी हुई अगली थ्योरी पर। सोवियत राइटर और यूएफओलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कजनेत्सेव ने एलेक्सी जोलोटोव के साथ मिलकर 17 साल की रिसर्च के बाद एक नई थ्योरी दी। और उनके हिसाब से ये धमाका इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने किया था। उनके हिसाब से टंगुस्का में एक एलियन क्राफ्ट क्रैश हुआ और वहाँ से वापस उड़ते समय एलियंस ने इंटरप्लैनेटरी वेपन से उस जगह पर ब्लास्ट कर दिया। अब इस धमाके को न्यूक्लियर टेस्ट से भी जोड़कर देखा जाता है। उसका कारण है कि न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो जियोमैग्नेटिक अनोमली पैदा होती है वो टंगुस्का में भी देखी गई है। और ये बात भी इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने बताई है। अब ये थ्योरी कितनी सही है या कितनी गलत, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। कुछ साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के बाद ये भी पाया कि अगर ये धमाका 5 घंटे बाद होता तो ये रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में होता, या फिर अगर 1 डिग्री भी इसकी ट्रेजेक्ट्री बदल जाती तो ये धमाका भारत और चाइना के बीच में होता। इस बात का मतलब ये भी निकलता है कि इस धमाके को बड़ी प्रिसाइसली नेविगेट करके एक ऐसे स्थान पे किया गया है जहाँ कोई नहीं रहता था, मतलब पेड़ पौधे और जानवरों के अलावा। 1973 में नेचर जर्नल में एक पेपर पब्लिश होता है जिसमें ये कहा गया कि एक ब्लैक होल धरती से टकराया, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ। और इस थ्योरी को देने वाले कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, बल्कि ये थ्योरी सेंटर फॉर रिलेटिविटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से आई थी। इस थ्योरी में ये कहा गया कि ब्लैक होल टंगुस्का से जाके टकराया और धरती के नॉर्थ अटलांटिक रीजन से बाहर निकल गया। यहाँ पर इस बात पर भी जोर दिया गया कि टंगुस्का में एंटी मैटर और मैटर के बीच में कोलिजन हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि जब मैटर से एंटी मैटर टकराता है तो वो अनाइलेट हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। लेकिन खत्म होने से पहले जबरदस्त एनर्जी पैदा होती है। तो टंगुस्का में जो धमाका हुआ था वो इसी एनर्जी की वजह से हुआ था, ऐसा भी बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं। अब इसके बाद एंट्री होती है ऑथर जूल्स वर्न्स की। इन्होंने ये कहा कि टंगुस्का के नीचे मीथेन गैस का भंडार था, जिसका प्रेशर जब वहाँ की जमीन नहीं झेल पाई तो वो गैस बाहर निकल आई और उस गैस के ऊपर जब बिजली गिरी तो उसकी वजह से ये धमाका हुआ। लेकिन जमीन में कोई गड्ढा नहीं हुआ, यही तो सबसे बड़ी समस्या थी। जमीन पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब इसके बाद नासा की एंट्री होती है। नासा ये कहता है, क्या भैया हो गया तुम्हारा, अब हमारी भी सुन लो। नासा के हिसाब से ये था एक मीटेओराइट जो ठोस नहीं था। मतलब अगर कुल मिला के कहानी बनाई जाए तो वो ऐसी थी, एक मटेरियल जो कि ठोस नहीं है, उसके चारों तरफ बर्फ का पहाड़ है। तो जब वो एटमॉस्फेयर से आया सारी बर्फ पिघल गई, लेकिन मटेरियल अंदर एंट्री कर गया। लेकिन वो मटेरियल टंगुस्का से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब ऊंचाई पर एक धमाके के साथ फटता है और धूल बन जाता है। तो उस धमाके से पैदा हुई शॉक वेव के कारण टंगुस्का इवेंट हुआ था। और क्योंकि वो पूरी तरह से धूल बन गया, इसीलिए जमीन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब क्या ये हो सकता है? तो जी ये निर्भर करेगा कि आपको नासा की बात पर कितना यकीन है। लेकिन नासा यहीं पर नहीं रुका, उसने कुछ और भी बताया। नासा के हिसाब से इस तरह के पत्थर हर 300-400 साल बाद धरती पर गिरते ही रहते हैं। इस बात का मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई पत्थर धरती की तरफ जरूर बढ़ रहा होगा, जो भविष्य में जरूर टकराएगा। अब सवाल ये नहीं है कि ये होगा कि नहीं, बल्कि ये है कि ये होगा कब, पर होगा जरूर। इस चीज को साइंटिस्ट बहुत सीरियस ले रहे हैं, इसीलिए नासा ने डार्ट मिशन लॉन्च किया, यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, जो कि 26 सितंबर 2022 को सक्सेसफुल रहा था। जिसका नतीजा ये निकला कि इस एस्टेरॉयड की जो ट्रेजेक्ट्री थी उसको 33 मिनट शिफ्ट कर दिया गया। अब 33 मिनट का यहाँ पर मतलब है जैसे डिग्री और रेडियन होता है ना, तो रेडियन में मिनट भी होते हैं, तो ये वो वाले मिनट हैं। अब ये सुनने में ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन जितनी दूरी पर ये एस्टेरॉयड धरती से
था ये तो बहुत है, धरती को बचाने के लिए काफी है। नासा के हिसाब से 10 लाख एस्टेरॉयड धरती पर तबाही मचाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जिनमें से बहुत सारों को तो ट्रैक भी किया जा चुका है। लेकिन उनका क्या, जो अभी भी हमारी नजरों से छुप कर बैठे हैं, वो तो कहीं से भी आ जाएंगे। और तब क्या होगा? एक और मास एक्सटिंक्शन। टंगुस्का इवेंट मानव इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा धमाका था, जिसके सही कारणों का आज तक पता नहीं चला है। और उसके बारे में जितनी भी थ्योरीज हैं मैंने आपको सारी बता दी। अब आप ये बताइए कि आपको इनमें से किस पर यकीन है। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।